जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हम यूपी पुलिस के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट हमारे लगातार जीएस के चल रहे हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पूना, ऑप्शन नंबर सी नागपुर और ऑप्शन नंबर डी सतारा। तो देख लीजिए, स्थापना पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। ठीक है, अब ये स्थापना हुई कब थी ये और देख लीजिए आप। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और ये कहां पे हुई थी? मुंबई में। कहां पे हुई थी? मुंबई में। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? अगर हम बात करें कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो देख लीजिए, कांग्रेस का संस्थापक जो था उसका नाम था एओ ह्यूम। उसका नाम क्या था? एओ ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे होना था? पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में एक बीमारी फैल जाती है, प्लेग, जिसके कारण इसे वहां से क्या किया गया? कैंसिल किया गया। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहां पे हुआ? मुंबई में। कहां पे हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो देख लीजिए, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगर हम बात करें कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, तो देख लीजिए, कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। जिनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के क्या थे? दूसरे अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो देख लीजिए, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले। जिनका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। ठीक है। तो कुछ कांग्रेस से संबंधित ये फैक्ट थे जो मैंने आपको इसके साथ बता दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, देख लीजिए। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गणपति उत्सव की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी।
तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया प्रश्न है आपका कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने पटना, ऑप्शन बी है आपके सामने सीतामढ़ी, ऑप्शन सी है आपके सामने सासाराम, और ऑप्शन डी है आपके सामने रोहतासगढ़। ठीक है, तो देख लीजिए सासाराम में जो है वो किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा है। और दोस्तों सासाराम कहाँ पड़ता है? तो सासाराम कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। ठीक है, दूसरा, शेरशाह को और क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए, शेरशाह को कहा जाता है जीटी रोड का जनक। क्या कहा जाता है? जीटी रोड का जनक। ठीक है, इसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम था फरीद खान। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। दूसरा, इसको उपाधि, अगर हम उपाधि की बात करें कि इसको उपाधि किसकी दी गई थी, तो इसकी उपाधि थी शेर खान की। किसकी उपाधि थी? शेर खान की क्या थी? इसकी उपाधि थी। और शेर शाह भी इसकी क्या थी? उपाधि। ठीक है, आगे, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ये आपके सामने आक्रमण दे रखे हैं महमूद गजनवी के, और ये पूछा गया कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक वहिंद पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी है सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है कालिंजर पर आक्रमण, और ऑप्शन नंबर डी है नारायणपुर पर आक्रमण। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? देख लीजिए, आपका जो सही होगा वो होगा सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा सही होगा? सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ ये क्या था? तो ये गुजरात में, कहां पे? सोमनाथ क्या है? गुजरात में। ये एक शिव मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। और इसी पर, यानी शिव मंदिर पर 1026 ईस्वी में, कितने में? 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। क्लियर? आगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ऑप्शन नंबर एक है पाटलिपुत्र, गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद संगम पर, ऑप्शन नंबर सी है बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर, और ऑप्शन नंबर डी है जुम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो कहां पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। और बोध गया कहां पे पड़ता है? बिहार में। बोध गया कहां पे पड़ता है? बिहार में। ठीक है, उर्वेला नदी के तट पर। ठीक है, आपसे पेपर में अब पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को, अच्छा बुद्ध का अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म कहां पे हुआ था, तो इनका जन्म देख लीजिए, लुम्बिनी में। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव में। और ये कहां पे पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, बुद्ध के घर छोड़ने की घटना मैं यहां बता देता हूं आपको। पहला इनके एक है घर छोड़ने की घटना। ठीक है, दूसरा है पहला उपदेश, और तीसरा है बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने
जब तपस्या करने के लिए घर छोड़ा तो इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखें। इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को। ठीक है, और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, उस पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब ये पूछा जाए आपसे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, तो देख लीजिए पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहां पे दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो दिए थे दोस्तों श्रावस्ती। और श्रावस्ती कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कौन थे? चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर बी बीसी सन्याल, ऑप्शन नंबर सी यामिनी रॉय, और ऑप्शन नंबर डी है अवनींद्र ठाकुर। ठीक है, तो बंगाल की चित्रकला शैली के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो देख लीजिए अवनीश ठाकुर को बंगाल की चित्रकला शैली का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, आगे। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहां हुआ था? नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो है ये नृत्य कहाँ का है, इसका विकास कहाँ पे हुआ? तो केरला में। ऐसे ही देख लीजिए मणिपुर में, रासलीला, दूसरा कर्नाटक में यक्षगान, और तमिलनाडु में भारतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक है, ये कहां का है? तो ये तमिलनाडु का है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है आपके सामने गंगा, ऑप्शन है आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी है आपके सामने ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने गंगा ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने कृष्णा कावेरी। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1 मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय, ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर डी है टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है। इसीलिए इसका जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम
सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी करेक्ट पूछ रहा है, कौन करेक्ट होगा। ऑप्शन इधर आपके ज्वालामुखी दे रखे हैं, उधर स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, एटना ज्वालामुखी इटली में है, बिल्कुल सही बात है। एटना जो ज्वालामुखी है ये कहां पे है, इटली में है। दूसरा फ्यूजियामा जापान में है, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पे है, जापान में है। पोपा कहां पे है, ये म्यांमार में है, ये बिल्कुल सही है। अब हमारा इनमें से गलत कौन सा हुआ, तो गलत हुआ हमारा चौथा, यानी क्राकातोआ कहां पे है, इक्वेडोर, ये इक्वेडोर में नहीं है। तो ये है कहां पे, तो देख लीजिए, क्राकातोआ जो ज्वालामुखी है ये कहां पे है, तो ये है सुंडा में, जावा व सुमात्रा ये द्वीप हैं। और सुंडा कहां पे है दोस्तों, तो सुंडा पड़ता है इंडोनेशिया। कहां पे है सुंडा, इंडोनेशिया में। क्लियर। तो हमारा जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। आगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, ऑप्शन है आपके सामने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है आपके सामने राज्य सरकार, ऑप्शन सी है आपके सामने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन डी है आपके सामने उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा, आपसे क्या पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की ये बात कर रहा है। और एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो देख लीजिए, एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, ऑप्शन नंबर एक, वाणिज्य बैंक जनता से जमा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो इसका कौन सा सही होगा, तो देख लीजिए, इसका जो जवाब होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर बैंकों को ऋण देता है, यानी उस ब्याज दर को, सॉरी, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को क्या देता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों आरबीआई को, क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे, भारत सरकार के बजट के, भारत सरकार के बजट के कल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो ये प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, ये होगा भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन हैं आपके सामने प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी है आपके सामने राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी है आपके सामने राजस्व घाटा, और ऑप्शन डी है आपके सामने व्यय घाटा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारत सरकार के बजट में जो घाटा जाता है वो किस में जाता है, राजस्व घाटा। कौन सा घाटा होता है वो, राजस्व घाटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर, आगे बढ़िए। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर ए तकनीकी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, और ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, और ये सबसे ज्यादा कृषि में पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है, कृषि में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, कृषि में। क्लियर, आगे,
कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से। ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों। क्यों सही जवाब होगा? क्योंकि जो कुटीर ज्योति योजना है वो संबंधित किससे है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजली के क्या करें, कनेक्शन ले सकें। अब आपसे ये पूछा जाए कि कुटीर ज्योति योजना कब शुरू हुई थी, तो देख लीजिए कुटीर ज्योति योजना जो शुरू हुई थी यह 1988 और 1989 1988-89 में कुटीर ज्योति योजना शुरू की गई। क्लियर? आगे देख लीजिए भारतीय संविधान की कौन सी विशेषज्ञता इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषज्ञता इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन है आपके सामने संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी है आपके सामने संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी है आपके सामने मूल अधिकार और ऑप्शन डी है आपके सामने मूल कर्तव्य। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा कि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। दूसरा संघीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो ये यूएसए से। और मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। कहां से लिया गया? सोवियत संघ रूस से। क्लियर? आगे आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, किसकी बात की गई है कि ये इनको अरेंज कीजिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फिर इनमें से उसके बाद कौन बने, फिर इनमें से उसके बाद कौन बने, फिर इनमें से उसके बाद कौन बने। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई के बाद फिर नंबर आएगा किसका? चौधरी चरण सिंह का। तो यानी ये होगा 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा? सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल कितना है, तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल 2 बार रहा है। कितनी बार रहा है इंदिरा गांधी का कार्यकाल? 2 बार रहा है। ठीक है, एक टर्म के लिए कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, ये भी एक बार रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भी क्या बने हैं? एक बार। लेकिन इंदिरा गांधी कितनी बार प्रधानमंत्री बनी थी? 2 बार। ठीक है, आगे चौधरी चरण सिंह का तो टर्म भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। आगे देखिए, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल 2 विकल्प, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 विकल्प, ऑप्शन नंबर सी भरे जाने वाले पदों में से एक कम विकल्प और ऑप्शन नंबर डी है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है,
एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का जो प्रयोग किया जाता है ये किस चुनाव में किया जाता है, तो हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे फिलहाल। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पे होता है, हालांकि और में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ किसको देखेंगे इस समय, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और उसमें जितने प्रत्याशी होते हैं, उसमें जितने राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितने कैंडिडेट होंगे उतने ही आपको क्या दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। और कैंडिडेट अगर चाहे, सॉरी, जो मतदाता होता है, जो इलेक्टर होता है, इलेक्टर अगर चाहे तो वो उन चारों को, अगर 4 प्रत्याशी हैं तो 4 को वोट दे सकता है, 2 हैं तो 2 को वोट दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे सही होगा कि उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं उसको दिए जाएंगे। 4 प्रत्याशी हैं तो 4 विकल्प, 2 प्रत्याशी हैं तो 2 विकल्प, और 3 प्रत्याशी हैं तो 3 विकल्प। आगे देखिए, भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आपके सामने प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन बी है आपके सामने सत्र का पहला घंटा, ऑप्शन सी है आपके सामने प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय, ऑप्शन डी है आपके सामने जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, तो प्रश्नकाल क्या होता है देख लीजिए। प्रश्नकाल और अगली कार्यवाही, यानी जब प्रश्नकाल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो अगली कार्यवाही शुरू होगी उसके बीच का जो समय है उसे नाम दिया जाता है 0 आवर या शून्यकाल। उसे क्या नाम दिया जाता है? 0 आवर या शून्यकाल। ठीक है, आगे, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए प्रश्न है आपके सामने, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या पूछा गया है आपसे? आपसे प्रश्न पूछा गया है द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। तो देख लीजिए, द इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक हैं वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम उपलब्ध कराना, और ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन में सहायता करना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। और हीमोग्लोबिन में जो क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लोहा। ठीक है, लोहे के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लोहे के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, दूसरा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ये रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। इतना ही, अभी आगे आएगा एक प्रश्न, उसमें देख लेंगे बाकी। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। ऑप्शन है मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी है सीसी मक्खी, ऑप्शन डी है बालू मक्खी, सॉरी ऑप्शन सी है बालू मक्खी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? एनाफिलीज मादा मक्खी के द्वारा जो फैलता है वो कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया। मलेरिया कभी नर मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, वो किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया
फैलता है। ठीक है, आगे आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए किलोहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी किलोहर्ट्ज पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज पर सेकंड और ऑप्शन नंबर डी है हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या मात्रक है? तो देख लीजिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक, किसकी बात कर रहा है? एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होगा दोस्तों, यानी आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज पर सेकंड में आवृत्ति को मापा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ो। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो कहां पे स्थित है ये दोस्तों? देख लीजिए, ये जो स्थित है ये कहां पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। क्लियर, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां कृषि विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां कृषि विश्वविद्यालय है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। तो कौन सा आपका सही जवाब होगा? आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? फैजाबाद आपका ये एकदम सही जवाब होगा। और फैजाबाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है, तो देख लीजिए फैजाबाद में जो है नरेंद्र देव कृषि एवं, कौन सा है? नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1962 और ऑप्शन नंबर डी 1950। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? देख लीजिए, ऑप्शन जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय की क्या की गई? स्थापना। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहां की गई? उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहां की गई? तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। ठीक है, तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि स्थापना कहां पे की गई थी? तो भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में की गई थी। कहां पे की गई थी? वाराणसी में। क्लियर, आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको सूची दे रखी है और दूसरी तरफ एक और सूची दे रखी है, तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि इनको क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे ये पूछा गया कि कनक भवन, तो कनक भवन दोस्तों कहां पे है? दूसरा पूछा गया है कि कादमगिरी पर्वत, तो कादमगिरी पर्वत कहां पे है? तीसरा पूछा गया है कि कालिंजर दुर्ग, तो कालिंजर दुर्ग कहां पे है? ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कनक भवन कहां स्थित है, तो देख लीजिए कनक भवन जो स्थित है वो कहां पे है? अयोध्या में। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि कादमगिरी पर्वत कहां स्थित है, अगर दूसरा आपसे पूछा जाए कि कादमगिरी पर्वत कहां स्थित है, तो देख लीजिए कादमगिरी पर्वत जो स्थित है यह है चित्रकूट। कादमगिरी पर्वत कहां पे स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए
कालिंजर दुर्ग कहां पे स्थित है? तो कालिंजर दुर्ग दोस्तों बांदा में स्थित है। कालिंजर दुर्ग कहां पे है? बांदा में। और आपसे पूछा जाए कि देवा शरीफ कहां पे है, तो देवा शरीफ कहां पे है? बाराबंकी। देवा शरीफ कहां पे है? बाराबंकी में। तो ऐसे करके आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा देख लीजिए। ए का क्या हो जाएगा? चौथा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। यानी A4 B3 और सी का कालिंजर दुर्ग दूसरा सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी सरकार, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह की सरकार, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कि जनता पार्टी के समय पुलिस आयोग का गठन किया गया। और अगर आपसे पूछता है कि इसके अध्यक्ष, इस पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देख लीजिए इस पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे धर्मवीर सिंह। कौन थे? धर्मवीर सिंह इस पुलिस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे देखिए, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर एक है DGP, ऑप्शन नंबर बी है DIG, और ऑप्शन नंबर सी है IG, और ऑप्शन नंबर डी है SSP। तो सबसे प्रधान अधिकारी की इसमें बात की गई है, तो सबसे प्रधान अधिकारी दोस्तों कौन है पुलिस विभाग का? तो वो कौन होता है? DGP। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, पहले कौन है? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, दूसरा है IG, इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये क्या होगा? IG। और फिर तीसरे पे होगा दोस्तों DIG, डायरेक्टर इंस्पेक्टर, सॉरी डायरेक्टर इंस्पेक्टर, सॉरी इसकी मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्टर शायद ये होगा, मैं इसको थोड़ा भूल रहा हूं। ठीक है, आगे तीसरा होगा SSP, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, और लास्ट होगा SP। ये देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा आपको क्रम बता दिया। SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, आगे 31 है, यदि आपके पड़ोस में मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? ये आपसे डिसीजन मेकिंग है आपका, क्या आप उस समय करेंगे क्या ऐसी स्थिति में? ऑप्शन एक है आपके सामने, सुना अनसुना कर देंगे। ऑप्शन बी है अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। ऑप्शन बी है अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। ऑप्शन सी है तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। और ऑप्शन डी है अपना फोन बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक जागरूक नागरिक के नाते आप करेंगे क्या? अनसुना कर देंगे। अनसुना आप लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर फायर हुआ है तो आप बाहर निकल के भी नहीं जा सकते हैं, और अगर आप बाहर निकल के गए तो आपके प्राण क्या होंगे? संकट में आ सकते हैं। ठीक है, तुरंत पुलिस को फोन करेंगे। ये एक जागरूक नागरिक के नाते, पड़ोसी के नाते ये आपकी ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि आप क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे, और अपना फोन आप बंद नहीं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फोन बंद करना कोई सही काम नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हुआ? सही जवाब। आगे देखिए, स्वावलंबन पेंशन का उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन पेंशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए है आपके सामने, महिलाओं को स्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना। बी है आपके सामने, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना।
ऑप्शन सी है आपके सामने महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करना, और ऑप्शन डी है आपके सामने उपरोक्त में से कोई नहीं। डी है आपके सामने उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, क्योंकि स्वावलंबन पेंशन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, क्योंकि ये है क्या कि ये असंगठित क्षेत्रों में, किसमें कि जहां पे जो क्षेत्र होते वो संगठित नहीं होते, असंगठित क्षेत्रों में अपनी सेवानिवृत्ति के लिए, असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया? स्वावलंबन पेंशन योजना शुरू की गई। किसके लिए? असंगठित क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर बचत करने के लिए उन्हें यह प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे। समेकित बाल विकास योजना बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन नंबर एक निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी पौष्टिक आहार, ऑप्शन नंबर सी टीकाकरण, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देख लीजिए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। पौष्टिक आहार दिया जाता है और टीकाकरण भी किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर? आगे देख लीजिए, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं? इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने टेक्स्ट फोन, ऑप्शन बी है चैटिंग, ऑप्शन सी है ईमेल, और ऑप्शन डी है सर्किंग। नहीं, ये सर्फिंग होगा अगर होगा तो, है ना। ऑप्शन भी वैसे भी गलत है, लेकिन सर्किंग नहीं होता, वो सर्फिंग होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? चैटिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए घास के मैदानों में, ऑप्शन नंबर बी वनों में, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में, और ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलों में। तो सबसे लंबी जो खाद्य श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला घास के मैदानों में पाई जाती है, और ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ? एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आगे आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी है 5 मार्च। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ये आपका सही जवाब होगा। ये आपका क्या होगा? सही जवाब होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को क्या हुआ था? तो देख लीजिए, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च क्या शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए कि 15 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है, तो देख लीजिए, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और अगर आपसे पूछा जाए कि 5 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपसे अगर पूछा जाए कि 5 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 5 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण दिवस और
अप्रसार, जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीली क्रांति का संबंध किस से है? नीली क्रांति का संबंध किस से है? ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी है आलू उत्पादन से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। 38वां प्रश्न और आज का लास्टवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने किस देश के साथ 1 से 4 नवंबर 2018 को प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2018 में भाग लिया? ये पुराना प्रश्न है, उस समय के करंट अफेयर का है। ठीक है, ऑप्शन एक है जर्मनी, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है चीन, सी है ब्रिटेन और डी है जापान। तो धर्म गार्जियन जो संबंधित है वो किसके साथ हुआ था? जापान के साथ। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ऐसे ही और जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत।